हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम इन पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग्स फॉर पीडीएफ फाइल। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। सब्सक्राइब पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको सेकंड सेमेस्टर एमए पॉलिटिकल साइंस का जो रेगुलर कोर्स है उसका जो टॉपिक है दोस्तों प्राच्यवाद, उसके बारे में बताया जाएगा। पेपर नेम है कंटेम्पररी पॉलिटिकल थ्योरी। फिर जो टॉपिक नेम है दोस्तों ओरिएंटलिज्म, यानी कि समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, द्वितीय सेमेस्टर का जो पेपर है, और जो शीर्षक है उसका प्राच्यवाद। ठीक है दोस्तों, प्राच्यवाद की अवधारणा क्या है? प्राच्यवाद अंग्रेजी शब्द ओरिएंटलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। अब ओरिएंट जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है? यह पूर्वी संसार, माने ऐसा संसार, वह पूर्वी संसार जिस पर पश्चिमी साम्राज्यवादियों ने अपने उपनिवेश के रूप में आधिपत्य स्थापित किया था को बोलते हैं। यानी कि इंडिया भी है दोस्तों ओरिएंट सोसाइटी का एक भाग है, यानी कि इंडिया भी को ओरिएंट बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी जो पश्चिमी सभ्यता था, जो कि अंग्रेज लोग थे, वो हमें गुलाम बनाए हुए थे और भारत उनका उपनिवेश था। तो ठीक इसी के कारण दोस्तों वो भारत जो है ओरिएंट में आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही देशों के समूह को ओरिएंट समूह कहते थे, जो कि पश्चिमी साम्राज्यवादियों ने अपने उपनिवेश के रूप में दूसरे देश पे आधिपत्य बनाकर रखा था। और दोस्तों ऑक्सीडेंट जो है ना, ऑक्सीडेंट जिसका अर्थ प्रगतिगामी पश्चिमी विश्व से है, जो कि ओरिएंट शब्द का विलोम है। यानी कि दोस्तों जो ओरिएंट शब्द है ना, जिसकी उत्पत्ति ऑक्सीडेंट के उत्पत्ति के बाद हुआ था। और ऑक्सीडेंट का तो अर्थ होता है जो माने प्रगतिशील पश्चिमी विश्व है, यानी कि अमेरिका, फिर इंग्लैंड, यूरोपीय देश, ये सब। लेकिन जब दोस्तों ओरिएंट शब्द की बात करते हैं, ओरिएंट शब्द की बात करते हैं, तो दोस्तों जैसे भारत, फिर पाकिस्तान, श्रीलंका, फिर जो दक्षिण अफ्रीका के जो महाद्वीप के जो कंट्री हैं वो सब आते हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, अब फ्रांसीसी कलाकार, जो एक फ्रांसीसी आर्टिस्ट था, लॉर्ड बायरन ने 1812 में ओरिएंटल स्टडीज शब्द का प्रयोग किया था। यानी कि सबसे पहले यही यूज किया था ओरिएंटल शब्द का, और वहीं से यह वर्ड लिया गया था। तो ये याद रखना है दोस्तों, फ्रांसीसी कलाकार का नाम क्या था? लॉर्ड बायरन। और इन्होंने कब दिया? 1812 में इस वर्ड का प्रयोग किया। अब प्राच्यवादी की प्रक्रिया क्या हुई दोस्तों? इस प्रक्रिया में पश्चिमी सभ्यता के प्रत्येक वस्तु, क्रिया, विचार एवं अवधारणा को
वैश्विक व वैज्ञानिक मानक के रूप में देखा जाने लगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, जो पूर्वी सभ्यता के लोग थे उनको यह बताया गया कि पश्चिमी सभ्यता की जो प्रत्येक वस्तु है, पश्चिमी सभ्यता की जो विचार है एवं जो अवधारणा है वो वैज्ञानिक है और उसको वैश्विक तौर पे मान्यता प्रदान करवाया पश्चिमी देश के लोगों ने। और वही पूर्वी देश के जो लोगों की सभ्यता थी, जो उनकी विचार था और जो उनकी अवधारणा थे, उसको उतना महत्व वो नहीं देते थे। इस प्रक्रिया में क्या हुआ, पूर्वी सभ्यता और अफ्रीकी वैचारिकता को असंगत, अमौलिक व एवं रूढ़िवादी मानकर त्याग दिया जाता है। यानी कि दोस्तों क्या होता है, पूर्वी सभ्यता के लोग, जैसे हम लोग हैं पश्चिमी लोग, हमें पूर्वी सभ्यता के लोग बोलते हैं और हम इंग्लैंड या यूरोपीय देश को पश्चिमी देश बोलते हैं, वो हमें क्या बोलेंगे, पूर्वी देश। अब ऐसा क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि जो वर्ल्ड मैप है ना, जो लोकेशन के अकॉर्डिंग बोलते हैं, उनके पूरब में, जैसे इंग्लैंड के पूरब में इंडिया बसा हुआ है, तो दोस्तों ये हमें क्या बोलेंगे, पूर्वी सभ्यता के लोग। लेकिन हमारे अगर परिप्रेक्ष्य से देखा जाए दोस्तों, हमारे पश्चिम में वो बसे हुए हैं, तो इसलिए हम लोग उन्हें क्या बोलते हैं, पश्चिमी सभ्यता। ठीक है दोस्तों। तो जो इंग्लैंड या अन्य अमेरिकी देश हैं जो कि पहले उनका उपनिवेश था, वो दोस्तों क्या करते थे कि जो अफ्रीकी वैचारिकता को असंगत या पूर्वी सभ्यता के जो वैचारिक है, यानी कि जो विचार हैं, उसको असंगत मानता था। यानी कि कोई भी उसमें सच्चाई या अच्छाई उसमें नहीं थी। अमौलिक, यानी कि मौलिक नहीं है, मौलिकता से कोई इसका रिलेशन ही नहीं है। एवं रूढ़िवादी, यानी कि दोस्तों जो मैंने पहले से चली आ रही व्यवस्था, उसी प्रकार की व्यवस्था को ये मानते थे। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या बोलते थे कि इसको त्याग दिया जाना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पॉलिटिकल विंग्स दोस्तों। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग्स, जिसका लिंक दिया गया है दोस्तों, इससे आप कॉपी करके वहाँ पे टेलीग्राम में सर्च कर सकते हो, तो आपको ये ग्रुप पॉलिटिकल विंग्स के नाम से आ जाएगा और वहाँ पे दोस्तों इसका PDF प्राप्त होगा। अब प्राच्यवाद की जो नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा समाज पे, उसके बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। स्वतंत्रता पूर्व, यानी कि भारत जो कि इसका प्रभाव पड़ा था प्राच्यवाद पे, या अन्य देश यानी कि दक्षिण अफ्रीकी देश, उनके साहित्यकारों, कलाकारों, वैज्ञानिकों एवं दर्शन शास्त्रियों को वैश्विक मान सम्मान नहीं मिला था। उतना मान सम्मान नहीं मिलता था दोस्तों। जैसे कि रामानुजम के केस में ही दोस्तों उनको काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी थी, तब जाके दोस्तों उनको मिला था। फिर दोस्तों देशज शिक्षा प्रणाली को नष्ट करके अपने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को लागू कराया। पश्चिमी सभ्यता के लोग क्या करते थे दोस्तों कि जिस देश में जाते थे, जहाँ पे वो उपनिवेश बनाते थे, तो वहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है उसको नष्ट करते थे, उसकी कमियां को बताते थे और जो अपना शिक्षा प्रणाली है उसको लागू कर देते थे। अब इसके पीछे कारण क्या था
कि उस प्रकार की मानसिकता डेवलप कर दी जाए कि ताकि वो अपने जो व्यवस्था है उसको उतना महत्वपूर्ण न माने, वो अपने व्यवस्था को हीन भावना से देखे, और जो पश्चिमी देश की सभ्यता और जो मैंने शिक्षा पद्धति है उसको बेहतर माने। ये कारण था दोस्तों। अब इससे उनका ही हित था। फिर दोस्तों, भारतीय दर्शन केवल वैज्ञानिक उपासनाओं का भंडार है, जबकि पश्चिमी साहित्य वैज्ञानिक वैचारिकता का द्वार है। इन्होंने दोस्तों ये बताया कि जो भारत का दर्शन है यानी कि वेद और पुराण जो हैं वो बस खाली उसमें उपासना करने को बताया गया है, उसका कोई भी वैज्ञानिक महत्व नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने जो पश्चिमी साहित्य को बताया, उन्होंने बताया कि यह वैज्ञानिकता से रिलेटेड है, इसमें रूढ़िवादिता की कोई व्यवस्था नहीं है। प्राच्यवाद का सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है? अब दोस्तों, उपनिवेशवादियों ने जब स्थानीय संस्कृति के संबंध में खोज प्रारंभ की तो इससे अपनी वैश्विक देशों की संस्कृति को एकत्रीकरण एवं अध्ययन का सुव्यवस्थित प्रयास किया गया। यानी कि दोस्तों, अंग्रेज लोग क्या करते थे, यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता के लोग क्या करते थे कि उस देश में, जिस देश में वो उपनिवेश बनाते थे, वहाँ की जो पहले की संस्कृति है या जो धरोहर है उसकी खोज करते थे, फिर उसका वो अध्ययन करते थे। और वो अध्ययन ऐसा नहीं कि वो उसका विकास करने के लिए अध्ययन करते थे, वो ये सोचते थे ताकि उसमें जो कमी है उसको निकाला जाए और इस कमी का यूज करके अपना जो अंग्रेजी सभ्यता है उसको, यानी कि पश्चिमी सभ्यता है, उसको यूज करने में, माने उसका विकास करने में प्रयोग किया जाए। लेकिन दोस्तों, ये जो व्यवस्था थी, जो एक कार्य करते थे, वो उनके लिए विपरीत साबित हो गया, क्योंकि जो भी मैंने समय और काल के अनुरूप जो सभ्यता और संस्कृति हमारी नष्ट हो चुकी थी उसको फिर से उन्होंने खोजा, और ये हमारे सभी लोग, सभी भारतीयों के लिए या सभी उपनिवेशवादी देशों के लिए, वहाँ के निवासी दोस्तों अपने उस संस्कृति को जानने लगे और फिर यहाँ से पुनर्जागरण का स्थापना होता है। फिर दोस्तों इसमें क्या होता है, जो यानी कि पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं वो विभिन्न प्रकार की लिपियों, सभ्यताओं का अध्ययन किया, यानी कि उन्होंने पहले सर्च किया उसके विषय में, फिर उसका अध्ययन किया। अब इससे क्या होता है दोस्तों, पुनर्जागरण एवं राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दोस्तों, भारत उपनिवेशवादी शक्तियों से आज़ाद हुआ। ठीक है, यानी कि फिर जब जनता के पास आया तो उन्हें यह विश्वास हुआ कि हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है वो भी किसी प्रकार से कम नहीं है, और हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति से घृणा नहीं बल्कि प्यार करना चाहिए। तो ये दोस्तों, ये भावना राष्ट्रवाद की उदय का कारण बना, और वही राष्ट्रवाद दोस्तों बाद में भारत की स्वतंत्रता का कारण बना। तो प्राच्यवाद का यह सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब प्राच्यवाद की अवधारणा का विकास पश्चिम के उपनिवेशवादियों ने अपने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लाभ के लिए किया था, न कि जिस देश में वो उपनिवेश बनाए थे वहाँ के लाभ के लिए। अब इसका उद्देश्य स्वदेशी संस्कृति की तुलना में पश्चिमी जो संस्कृति है उसकी श्रेष्ठता को सिद्ध कराना था। ठीक है दोस्तों,
अब इनका कोई जो पश्चिमी देश थे उनका कोई ऐसा ये लक्ष्य नहीं था कि इससे उस देश का विकास होगा, ये बस अपना विकास के बारे में सोचते थे और अपनी संस्कृति का विकास चाहते थे। फिर दोस्तों भारतीय सहित पूर्वी देश की जनता ने इसका प्रयोग स्थानीय पुनर्जागरण में किया, जो कि उसकी स्वतंत्रता में सहायक सिद्ध हुआ। यानी कि दोस्तों जो उन्होंने सर्च किया उसे उपनिवेशवादी जो देश थे, उपनिवेश जो हो गए थे, वो देश भी दोस्तों वहाँ के लोग भी इसका अध्ययन करना प्रारंभ किया और फिर उनके अंदर एक चेतना आई, पुनर्जागरण आया, अपने संस्कृति के लोग लेकर, अपने समाज को लेकर और अपने धर्म को लेकर। तो दोस्तों यहाँ से फिर पुनर्जागरण स्टार्ट होता है और जो कि उनकी स्वतंत्रता में सहायक सिद्ध होता है। धन्यवाद दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज प्राच्यवाद जो है उसके बारे में बताया गया। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें एवं कमेंट करें। पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग्स से जुड़ें, जिसका दोस्तों लिंक आपको दे दिया गया है। आप वहाँ से कॉपी करके ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।